मार्क्स की द्वंदात्मक भौतिकतावाद आलोचना जो हम देख रहे थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद की आलोचना के इससे पूर्व में हमने एक दो बिंदु देखे थे, जिनमें हमने बात की थी कि मार्क्स केवल भौतिक पदार्थों पर ज्यादा बल देता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन में चेतना भी एक महत्वपूर्ण भाग है, या मानव सृष्टि का जो एक महत्वपूर्ण भाग है उसे चेतना को मानते हैं कुछ लोग, जबकि मार्क्स केवल भौतिक पदार्थ को ही उसका तत्व मानता है। तो आत्म तत्व की एक जो उपेक्षा मार्क्स करता है, ठीक है ना, वो केवल जो चीजें इंद्रियों के द्वारा देखी जा सकती है उन्हीं में केवल वो कहता है कि केवल वही सत्य है, केवल वही सारे परिवर्तनों का कारण है। लेकिन परिवर्तनों के पीछे आत्म तत्व भी होते हैं जिनकी मार्क्स कहीं बात नहीं करता है। अतः इस आधार पर भी मार्क्स की आलोचना की जाती है। अगली यदि हम बात करें द्वंदात्मक भौतिकतावादी सिद्धांत में, एक जो बहुत बड़ी आलोचना जिस बिंदु पे की जाती है, वो कहते हैं कि मार्क्स कहता है कि विकास है ये किससे है? संघर्ष से। वो कहता है कि संघर्ष होगा, विभिन्न विचारों में जो अंतर संघर्ष है उस संघर्ष के कारण ही विकास होता है। अर्थात उसने विकास का आधार किसको माना है? संघर्ष को। तो आलोचक इससे सहमत नहीं है। आलोचक कहते हैं कि विकास केवल संघर्ष से ही नहीं होता है। आपने मार्क्स के और भी बहुत सिद्धांत पढ़े हैं, वो हमेशा से कहता है कि हमेशा दूसरी अवस्थाएं बदलती है, एक अवस्था के स्थान पे दूसरी अवस्था आती है, और उसका कारण क्या मानता है वो? वर्ग संघर्ष। वो कहता है केवल संघर्षों की वजह से परिवर्तन होता है और परिवर्तन से अवस्थाएं बदलती है। तो अवस्थाएं बदलने के पीछे मूल जो कारक है, मूल जो बेस उसने बताया है मार्क्स ने, वो किसको बताता है? केवल संघर्ष को। और द्वंदात्मक प्रक्रिया के माध्यम से उसने इसकी वैज्ञानिकता को भी सिद्ध करने का प्रयास किया है। एक वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से वो बता रहा है कि द्वंदात्मक प्रक्रिया ये है, वाद का प्रतिवाद और प्रतिवाद की वजह से संवाद। तो ये कहता है कि वाद और प्रतिवाद के बीच में जो संघर्ष है उसी से नई अवस्था का परिवर्तन होता है। लेकिन आलोचक इससे सहमत नहीं है। आलोचक कहते हैं कि विकास केवल संघर्ष से नहीं, विकास के पीछे सहयोग एक बहुत बड़ा कारण होता है। डेवलपमेंट वहां है जहां सहयोग है, जहां व्यक्ति, वो कहते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसका मार्क्स ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। संघर्ष की वजह से भी विकास हो सकता है, लेकिन केवल संघर्ष की वजह ही हमेशा विकास का कारण बनती है, ऐसा आलोचक इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मार्क्स ने संघर्ष तत्व पर अत्यधिक बल दे दिया, क्योंकि उसका कल भी अपन ने बात की थी कि मूल उद्देश्य क्या है? श्रमिक वर्ग में वो भाव विकसित करना जिसके लिए वो पूंजीवादी जो ताकतें हैं उनसे संघर्ष के लिए तैयार हो सके। तो एक तरीके से क्रांति के लिए मोटिवेट करना, ये मार्क्स का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए उसने ये बहुत से सिद्धांतों का सृजन किया है, जिसके लिए उसने इन सिद्धांतों की वैधता बताने के लिए, इनकी वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए विभिन्न सिद्धांत उसने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये केवल एक प्रचारात्मक हो सकते हैं। ये मार्क्स के एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कि एक उद्देश्य कौन सा? उन सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्गों को तैयार करना क्रांति के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह केवल उन चीजों को प्रस्तुत कर रहा है जो तत्व संघर्ष को लिए उनमें जागृति उत्पन्न करें। ये आलोचक कहते हैं कि वास्तविकता नहीं है, ये साइंटिफिक कोई तरीका या साइंटिफिक उसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि केवल संघर्ष ही सैद्धांतिक, ये कहते हैं कि ये कोई सिद्धांत नहीं कह सकते हम कि संघर्ष विकास का मूल कारण है। मार्क्स का ठीक उद्देश्य था, तो निश्चित है कि मार्क्स निसंदेह वही बातें करेगा, वैसे ही चित्रण प्रस्तुत करेगा मजदूरों के सामने, जो मजदूरों को संघर्ष के लिए तैयार कर सकता है। तो उसने संघर्ष के पीछे एक वैज्ञानिक कारण बताते हुए द्वंदात्मक प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह एक सिद्धांत के रूप में हम इससे सहमत नहीं हो सकते कि विकास का मूल आधार या अवस्था परिवर्तन का मूल आधार केवल संघर्ष ही है। ये कहते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन आया है, युगों में जो परिवर्तन आया है, उन युगों में परिवर्तन के पीछे प्रेम का बहुत बड़ा रोल है, सहयोग का बड़ा रोल है,
लोगों की जो सहानुभूति है उसका बड़ा रोल है, लोगों में जो एक दया के भाव होते हैं उनका बड़ा रोल है। बहुत बड़े इनकी भूमिकाएं हैं जिनकी वजह से समाज में विकास होते हैं। तो केवल एक पक्षीय चिंतन, ये लोग कहते हैं कि संघर्ष को ही केवल विकास का एकमात्र कारण जो मार्क्स ने बताया है वो केवल एक पक्षीय बात कहता है, अन्य पक्षों को इसने एक तरीके से उनकी अवहेलना कर दी, उनकी उपेक्षा कर दी, जो कि सैद्धांतिक दृष्टि से आलोचक कहते हैं कि ये उस सिद्धांत की प्रमाणिकता की दृष्टि से बात करें तो वो कह रहा है कि ये सिद्धांत सही नहीं है, और आलोचक इस सिद्धांत से केवल संघर्ष को एकमात्र कारक विकास का मानना, इससे भी वो लोग सहमत नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर भी मार्क्स की आलोचना की जाती है। अगली बात यदि हम करें तो मार्क्स ने संघर्ष और क्रांति ये किस उद्देश्य के लिए, उसने बताया है कि इस उद्देश्य समाजवाद की स्थापना या साम्यवाद की स्थापना, अर्थात उसका साध्य क्या है, समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करना। ठीक है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यहां उन आलोचकों की बात करते हैं जो आलोचक साधन और साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, उसका साध्य लोगों में समानता स्थापित करना उसका एक उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। तो जो इस मत में बिलीव करते हैं, जो इस मत में विश्वास करते हैं, साधन और साध्य की पवित्रता में जो विश्वास करते हैं, आपने महात्मा गांधी जी को पढ़ा है, महात्मा गांधी जी ने हमेशा साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया है। तो इन विचारधाराओं से जुड़े लोग हैं वो भी मार्क्स की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि मार्क्स अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता पर बल नहीं दे रहा है। वह असंवैधानिक तरीके से बात करता है कि भाई आप क्रांति कर दीजिए, पूंजीपतियों को मार गिरा दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि जहां साध्य की प्राप्ति के लिए हिंसा जिसमें शामिल है, जिनमें संविधान का उल्लंघन जिनमें शामिल है, क्रांति, विद्रोह, संघर्ष, उनको ये सहमति प्रदान नहीं करते हैं। ये अलग तरीके से साधनों की पवित्रता पर भी बल देते हैं। तो जो साधनों की पवित्रता पर बल देने वाली विचारधारा है, वे लोग भी मार्क्स से सहमत नहीं है। वे मार्क्स को इस आधार पर आलोचना इनकी करते हैं कि उसने साधनों की पवित्रता की उपेक्षा की है। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने साम्यवाद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अनुचित साधनों को भी वो सही मानता है। तो इस आधार पर आलोचक इस आधार पर भी मार्क्स की आलोचना करते हैं। क्लियर है चीज? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हम आलोचना के जो अगली बात करें तो इस आधार पर मार्क्स की आलोचना की गई है। देखिए ये सारे वो कारक है। मार्क्स का तो मैंने आपको बता दिया, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि पूंजीवाद को समाप्त करना और उसके स्थान पर साम्यवाद की स्थापना करना। इसके लिए उसको ये जितने भी सिद्धांत उसने दिए हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत हो, ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत उसने मजदूरों में एक जागृति उत्पन्न करने के लिए उसने मजदूरों में कोई ऐसी बात जिनसे मजदूर कहीं भी रुकते हो संघर्ष करने से, उस हर चीज को उसने लोगों को सिद्ध करने के लिए कि नहीं, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? उसने अपने सिद्धांतों से सिद्ध करने का प्रयास किया है। उसका उद्देश्य एकमात्र है क्रांति के लिए मजदूरों को तैयार करना। उसका मानना है कि मजदूर क्रांति करेंगे, क्यों करेंगे उसके पीछे वो बता रहा है। कहीं उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मजदूरों को समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आपको शोषण से मुक्ति मिलेगी, शोषण किस प्रकार हो रहा है, ये उसने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से बताने का प्रयास किया है। परिवर्तन होगा, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन निस्संदेह होगा, पूंजीवाद बदलेगा, क्यों बदलेगा, इसके लिए उसने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत उसने दिया है। संघर्ष हमेशा से होता आया है, तो संघर्षों की वैधता के लिए उसने वर्ग संघर्ष है, उसको उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वह दिया है कि प्रारंभिक काल से संघर्ष होता आया है और ये संघर्ष कहां रुकेगा, इसकी भविष्यवाणी वो वर्ग संघर्ष में करता है। मेरे चीजें, तो ये सारी चीजें उसने मजदूरों को उनके हित समझाने के लिए उनको ये बताया गया है कि क्रांति के बाद में आपके पास क्या होगा,
और क्रांति नहीं करते हैं तो आपको कितने प्रकार की नुकसान झेलने पड़ेंगे। और यह भी उसने बताया है कि क्रांति के बाद में आपके पास, उसने कहा है विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। जब आपकी क्रांति सफल हो जाएगी तो सब कुछ आपके हाथ में होगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं आर्थिक व्यवस्थाओं से ही चलती है। और उस आर्थिक व्यवस्थाओं पर यदि आपने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसे वह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहता है, वो कह रहा है कि यदि आपने वो आधिपत्य स्थापित कर लिया तो उसके बाद में सब अवस्थाएं अपने आप आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। तो ये मार्क्स का मुख्य उद्देश्य था। समझ गए आप इस चीज को? तो इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए मार्क्स ने सिद्धांत बताए हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्क्स ने केवल एक पक्षीय चित्रण किया है। जैसे न्यायालयों में हम देखते हैं कि पक्ष विपक्ष, वादी और प्रतिवादी दोनों अपने विचार रखते हैं, तो वादी अपने फेवर की बातें रखता है ताकि फैसला उसके हक में हो, प्रतिवादी अपने फेवर की बातें रखता है ताकि फैसला उसके हक में हो, उन्हीं के बीच की चीजें। तो यहां हम देखते हैं कि यहां मार्क्स भी साम्यवाद को स्थापित करने वाला वह प्रवक्ता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जिसे हम कहते हैं, वह प्रवक्ता है जिसने वो सारी चीजें रखी है जो समाजवाद को स्थापित करने में उसका सहयोग दे सके, समाजवाद को स्थापित करने में वो उसमें हर तरीके से उन व्यवस्थाओं में या उस क्रांति के लिए लोगों को तैयार कर सके। ठीक है ना? तो उसने अदर चीजों की बात नहीं की, वो अन्य चीजों को वो निकालता है, केवल वो अपने काम की चीजें निकालता है जो समाजवाद के लिए उन लोगों में क्रांति के लिए चेतना जागृत कर सके। वो समझ गए आप इस चीज को? तो इसलिए आलोचक हैं वो उन चीजों को लेके आ रहे हैं सामने जो मार्क्स ने छोड़ दी है, जो मार्क्स ने मजदूरों के सामने नहीं प्रकट की है। ये कहते हैं कि मार्क्स ने अधूरा सिद्धांत देकर केवल मजदूरों की जो भावनाएं हैं, केवल उन्हीं को पूंजीपतियों के विरुद्ध करने के लिए उसने वो सिद्धांत दिए हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं जो समाजवाद या जो मार्क्स साम्यवाद से सहमत नहीं है। ठीक है? तो इसी क्रम में हम आगे बात करें कि मार्क्स ने अगली जो हम बात करें तो कुछ आलोचक ये कहते हैं कि मार्क्स कहता है कि समाज में परिवर्तन निश्चित है, अपने आप होता है परिवर्तन, वस्तुओं में अंतर संघर्ष के कारण परिवर्तन होगा। तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मार्क्स एक ऐतिहासिक भाग्यवाद की तरफ भी बात करता है, कि नियतिवाद की तरफ बात करता है कि ये नियति है, ये फिक्स है कि परिवर्तन होगा। तो कुछ इस आधार पर भी बात करते हैं कि भाई सामाजिक, वो मानता है कि सामाजिक विकास है उसका एक निश्चित क्रम है। मार्क्स ऐसा कहता है कि एक निश्चित क्रम है और उस क्रम के अनुसार अपने आप परिवर्तन होना है और उसके नियम बिल्कुल निश्चित है। ऐसा मार्क्स ने बताया है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन आना है और स्वाभाविक है, ये क्रम है ये प्रकृति का, और इस क्रम में निश्चितताएं हैं, कुछ निश्चित नियम हैं, तो अपने आप चेंज होगा। ये एक नियतिवाद को बढ़ावा देने वाली बात है। तो आलोचक इस दृष्टि से भी मार्क्स की आलोचना करते हैं। एक आलोचना आप इस आधार पर भी बता सकते हैं जो आलोचक करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन भी हो जाएंगे अपने आप यदि भौतिक वस्तुओं या भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया जाए। वो कहता है कि आर्थिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर दीजिए, आर्थिक जो स्थिति है उसमें आप परिवर्तन कर दीजिए, सामाजिक परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे। तो आलोचक इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज तो वो कहता है, जब उसने तुलना किससे की है कि भौतिक पदार्थों में परिवर्तन होता है उसी अनुसार सामाजिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहां आलोचक कहते हैं कि पदार्थ की तुलना, ये नियम पदार्थों पर लागू करता है वो, कि पदार्थ में परिवर्तन होता है, ठीक है, और इसी नियम को वो किस पे लागू कर रहा है? मानव समाज पर भी, कि मानव समाज में भी ये उदाहरण देकर कि पदार्थों में परिवर्तन गतिशीलता के कारण होता है, संघर्षों के कारण होता है, तो मानव जीवन में भी ऐसा ही होगा। लेकिन दोनों की हम तुलना एक साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पदार्थ है वो जड़ तत्व है, यदि उसमें परिवर्तन होता भी है, मान लें जो मार्क्स की बात, हम ये पदार्थों में जो परिवर्तन है, तो हो सकता है कि उसके निश्चित नियम है। ठीक है, पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप गर्म कर रहे हैं, ये कहता है कि भाई अब आप देखते हैं कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन मनुष्य के बारे में हम ऐसी कोई धारणा
नहीं बता सकते, क्योंकि पदार्थ जड़ तत्व है, निर्जीव तत्व है, उसके नियम होते हैं, वो फिक्स नियम होते हैं। उसको वो परिस्थितियां मिलते ही वो अपना रूप बदलेगा या उसमें कोई परिवर्तन आना है, वो स्वाभाविक है। वो बार बार आप करेंगे तो बार बार वही चीज आएगी। लेकिन मानव तत्व है, इसमें जड़ तत्व नहीं, इसमें चेतना तत्व है। यहां जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आप इससे तुलना नहीं कर सकते पदार्थ के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक मानव में यदि हम बात करें तो हम देखें कि उनमें अलग अलग उनके स्वभाव में अंतर मिलेगा। कहीं आप देखेंगे किसी की प्रकृति ऐसी है मानव की कि उनमें सहनशीलता बहुत अधिक है, तो सहनशीलता जिनमें बहुत ज्यादा अधिक है वहां आप देखेंगे क्रांति बहुत देरी से होगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सहनशीलता बहुत ही प्रबल है, तो वहां देखेंगे कि वो तुरंत, उनमें क्रोध अधिक है या उनमें रिएक्शन करने की जो क्षमताएं हैं वो तात्कालिक है। ऐसे बहुत से कारण हैं। हो सकता है कि क्रांतियां जल्दी हो, देरी से हो, या क्रांति नहीं हो, या उनमें कोई सुधार हो जाए, या उनकी चेतना में कोई परिवर्तन आ जाए। तो हम उसके लिए कोई फिक्स नियम, ये कहते हैं कि पदार्थ के जो नियम हैं, जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रक्रिया के माध्यम से मार्ग पदार्थ और वस्तुओं की गतिशीलता और परिवर्तन के सिद्धांत मानव जीवन पर लागू करता है, तो ये कहते हैं कि यह इस पर लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आलोचक ये कहते हैं कि मानव प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, उसमें चेतन तत्व है, उसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आने की संभावना होती है। मानव का अपना एक मनोविज्ञान है जो बदलता रहता है। तो उसके मनोविज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम पदार्थ और वस्तुओं के गुण धर्म को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर भी मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि केवल भौतिक पदार्थों के परिवर्तन के नियम मानव समाज में भी परिवर्तन के नियमों से उनकी तुलना करके या उन पर लागू करना, आलोचक कहते हैं कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ आलोचक इस आधार पर भी आलोचना करते हैं। अगली यदि हम आलोचना देखें कि जो अवस्थाएं बदलती है तो विकास होता है, ऐसा नहीं है। कई अवस्थाएं या कई संघर्ष हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें विकास नहीं बल्कि पतन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रांति के बाद में स्थिति, या मान लीजिए ऐसी स्थितियां कि मानव समाज में विकास और पतन ये चलते रहते हैं, लेकिन मार्क्स कहता है कि नहीं, निश्चित रूप से विकास ही होगा। तो इस आधार पर भी कुछ आलोचक हैं वो सहमत नहीं है। और इसी क्रम में यदि हम बात करें कि व्यावहारिक जगत में यदि हम बात करें तो मार्क्स ने बताया था कि पूंजीवाद की समाप्ति निश्चित है और साम्यवाद है उसकी स्थापना निश्चित है भविष्य के बारे में। लेकिन व्यवहार में आलोचक कहते हैं कि यदि हम देखें तो सोवियत संघ में इसका विपरीत आप देखिए कि जहां साम्यवाद था, साम्यवाद का गढ़ वहां धराशायी हो गया और धीरे धीरे वापस पूंजीवाद की ओर आने लगे। वर्तमान में भी आप देखिए कि जो राष्ट्र अपने आप को साम्यवादी राष्ट्र बता रहे हैं वो भी धीरे धीरे अघोषित रूप से एक तरीके से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे हैं। उन्होंने भी अपने उद्योग धंधों पे बल खूब दे दिया है, व्यापार, आयात निर्यात, इन सब के ऊपर वहां भी धीरे धीरे एक लिबरल जो उदारवादी माहौल है वो तैयार होना शुरू हो गया है। उन्होंने भी परिस्थितियों को पहचान लिया है। तो व्यावहारिकता में भी हम देखें तो सोवियत संघ का एग्जाम्पल हमें मार्क्स के द्वारा जो बताई गई द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है कि पूंजीवाद से साम्यवाद और विकास है, मतलब इसका मतलब विकास होगा तो फिर वापस वो लौटेगा नहीं। लेकिन व्यवहार में हमें देखने को मिला कि सोवियत संघ में आपने 90 के बाद में देखा कि वहां वापस सोवियत संघ का जो विघटन हुआ और कई राष्ट्रों में विभाजित हुआ। आज उन राष्ट्रों में, अधिकांश राष्ट्रों में आप देखिए कि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को एक तरीके से अपना रखा है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो हम देखें कि या आप बात कर सकते हैं सोवियत संघ में भी साम्यवाद को वो सफलता नहीं मिल पाई जो मार्क्स इस सिद्धांत में बताता है कि साम्यवादी स्थिति में जाकर सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। वो विकास की एक तरीके से चरम सीमा के रूप में मानता है कि वहां बिल्कुल सबको बिल्कुल इजी, एक तरीके से सारे लोग बिल्कुल आराम से रहेंगे और उससे संतुष्ट रहेंगे। तो संतुष्टि वहां भी लोगों को नहीं मिली, और नहीं मिली इसीलिए लोगों ने वहां भी विरोध करना शुरू किया और जिसके परिणाम स्वरूप ये सोवियत संघ का बिखराव हुआ। क्लियर है चीज? तो इस आधार पर भी हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ठीक है।